Assalamu alaikum. In the previous lecture, we discussed about the investment banks, security brokers and dealers. हमने ये डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में तो नहीं आते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका बेसिक पर्पस क्या है। उनका बेसिक पर्पस ये है they have to transfer the funds from those people who have surplus funds to those people who have use of them, who have a productive idea to use that funds. इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये रोल तो प्ले नहीं करते, but still they are considered somehow as a part of financial institutions. उसकी क्या रीजन है? क्योंकि investment banks are involved in the creation of capital for the corporations. Investment banks assist corporations in creating capital for in order to fulfill their requirements. देखिए, जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं उनका जो बेसिक रोल है वो क्रिएशन ऑफ कैपिटल है। क्रिएशन ऑफ कैपिटल क्या है? क्रिएशन ऑफ कैपिटल ये है कि वो भी फंड्स को ट्रांसफर तो नहीं करते, फंड्स वहां पे ट्रांसफर वाला कंसेप्ट नहीं है, लेकिन है वो क्रिएशन ऑफ कैपिटल। हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स देखे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं उनका कंसेप्ट तब बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ जब अमेरिका में एक ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था 1930 से 1933 तक। वहां पे क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो फेल हो गए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। तब अमेरिकन को एक तो उन्होंने उस टाइम फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाई इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट डिपॉजिटर्स, और सेकेंडली वहां पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ क्योंकि ग्लास-स्टीगल एक्ट एक हुआ 1933 में। उस एक्ट में ये कहा गया कि कमर्शियल बैंक्स को मना किया गया टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते। ग्लास-स्टीगल एक्ट ने क्या किया कि दे क्रिएटेड अ सेपरेशन लाइन बिटवीन द इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड द कमर्शियल बैंक्स। आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज में एक सेपरेशन लाइन क्रिएट की गई। जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं दे प्रोहिबिटेड टू इन्वॉल्व इन द अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। देन वहां से आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स ओरिजिनेट हुए। अगर हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स देखें जो वर्ल्ड लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं तो उसमें मॉर्गन स्टैनले, बैंक ऑफ अमेरिका, क्रेडिट सुइस वगैरह हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं दे असिस्ट द इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस इन क्रिएटिंग कैपिटल। फिर हमने बात की थी कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो किस तरह असिस्ट करते हैं अपने कैपिटल रेजिंग में। एक तो ये कि वो आपकी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में भी असिस्ट करते हैं, एक ये कि वो प्ले अ मिडल मैन रोल। अब देखिए, एक कंपनी है, हमने मैं इस कंपनी की एग्जांपल से पहले आपको एक चीज शेयर करूंगी आपके साथ कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी दे असिस्ट एड इन द प्राइमरी मार्केट्स वेयर एज सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स असिस्ट इन सेकेंडरी मार्केट्स। आप लोगों को सबको पता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। एक कंपनी है वो अपने फंड्स को रेज करना चाहती है, तो वो एक कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक से कांटेक्ट करेगी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो उस कंपनी के बॉन्ड्स वगैरह को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, एक प्रोस्पेक्टस बनाएंगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जिसपे जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन वगैरह होती है। वो प्रोस्पेक्टस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास जाएगा। जब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन उसको अप्रूव करेगी, देन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो शेयर्स जो है वो कंपनी की हेल्प आउट करेगा कि व्हेन टू इशू एंड एट व्हाट प्राइस टू इशू द शेयर्स। देन वो शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं। एक तो ये केस है कि आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो मिडल मैन रोल प्ले करते हैं कॉर्पोरेशंस को बाय इशूइंग द शेयर्स एंड इन्वेस्टर्स को फॉर बाइंग द शेयर्स। लेकिन एक केस ये है कि जब आपके कंपनी कॉर्पोरेशंस जो हैं उनके शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक नहीं परचेज करती या कम करती है और उनकी जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ना हो रही हो,
देन इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो शेयर्स खुद परचेज आउट कर लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि उनका अपना कैपिटल जो है वो रिस्क पे होता है, क्योंकि वो शेयर्स वो खुद परचेज करते हैं। देन क्या होता है कि वो अपने रिस्क को ट्रांसफर करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं, अदर बैंक्स को ऑफर करते हैं कि दे हैव टू पार्टिसिपेट। देन क्या होता है कि जब अदर बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं तो जो अगर कोई 2 बैंक हुए या 3 बैंक प्लस मैनेजर जो हैं, दे फॉर्म एन अंडरराइटिंग सिंडिकेट्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, फिर जो अंडरराइटिंग सिंडिकेट्स बन जाता है, और देन फिर वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो शेयर्स फिर ऑफर करते हैं जनरल इन्वेस्टर्स को इन ऑर्डर टू परचेज द शेयर्स। ठीक, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो बेसिकली आपको किस तरह कैपिटल रेज करते हैं कि वो नॉर्मल केसेस में अगर हम देखें तो दे प्ले अ रोल ऑफ द मिडल मैन। ठीक है, अगर बैंक्स जो हैं 2 बैंक्स हैं वो डिसाइड करते हैं आपस में मर्ज होना चाहते हैं, बैंक ए और बैंक बी, दे डिसाइडेड टू मर्ज। मर्जर के लिए क्या होगा कि वो अगर कोऑर्डिनेट करते, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो कोऑर्डिनेट करेगा, प्लेज अ फंक्शन ऑफ द मिडल मैन बिटवीन बैंक ए एंड बैंक बी। वो वहां पे तमाम उसका लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करेंगी, जितनी भी फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं वो उसमें आएंगी। उसके बाद ये होगा कि आपका फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, सेम इन द केस ऑफ एक्विजिशंस। अगर हम सिक्योरिटीज ब्रोकर्स एंड डीलर्स की बात करें तो ये नॉर्मली सेकेंडरी मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, और ये भी एक अंडरराइटिंग प्रोसेस के थ्रू अंडरराइटिंग सिंडिकेट बनाते हैं, और देन जो है सिक्योरिटीज जो है सोल्ड आउट करते हैं। लेकिन जो इसका बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ये शेयर्स फर्स्ट टाइम ऑफर नहीं होते, जो ट्रांजैक्शन होती है वो इशूअर एंड इशूअर के दरमियान होती है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंसेप्ट जो ब्रोकर्स एंड डीलर्स को रखना चाहिए वो है लिक्विडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि अगर आपके शेयर्स सिक्योरिटीज वगैरह अगर वो हाईली लिक्विड हैं तो वो हो सकेंगी, मतलब एक ने परचेज की दूसरा फौरन से सेल आउट कर देगा। अगर वो इनलिक्विड हैं तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रोकर टू सेल आउट। अब एक और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती हूँ कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं जो इन्वेस्टर्स को हेल्प आउट करते हैं उनसे फी चार्ज करते हैं, लेकिन ब्रोकर्स एंड डीलर्स क्या करते हैं कि वो कमीशन चार्ज करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट बैंक्स में और जब कंपनीज आईपीओ की तरफ जाती है तो दे हैव टू टेक सर्विसेज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंक्स एज कंपेयर टू सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स। हमने बात की थी कि इसमें आपकी सिक्योरिटीज की बात हो रही होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टुक प्लेस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक का भी बेसिक काम यही है और अंडरराइटिंग ब्रोकर्स एंड डीलर्स का भी। तो उसमें आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन रेगुलेशंस जो हैं वो आती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन रेगुलेट करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज को। ठीक है, ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज का जो लेक्चर है, आज हम इसकी जो बेसिक रिमेनिंग पोर्शन है उसको देखेंगे और वेंचर कैपिटल फर्म्स को देखेंगे। वेंचर कैपिटल फर्म्स भी यही होता है कि आपकी कैपिटल नीड्स को फुलफिल करता है बट इन द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। इसको इसलिए हम कहते हैं ये प्री मार्केट में आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेशंस ऑफ सिक्योरिटीज फर्म। ठीक है, जिस तरह सिक्योरिटीज फर्म को रेगुलेट करने के लिए हमने देखा था कि डिफरेंट हर जगह पे कुछ न कुछ रेगुलेशंस हैं। जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि बैंक बना है, बैंक को कौन रेगुलेट करेगा। सेम इन द केस हमने म्यूचुअल फंड्स की बात की तो म्यूचुअल फंड्स के लिए भी कुछ एक्ट्स बनाए गए जो उनको रेगुलेट करेंगे। इसी तरह फिर पेंशंस की बात की, उसको भी रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट एक्ट्स हैं। सेम इन द केस ऑफ रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज फर्म में 2 एक्ट्स आर पास्ड इन द ईयर ऑफ 1933 and 1934 that provide the primary basis of today's market। ये 2 ऐसे एक्ट्स हैं 1933 और 1934 में जो आपकी प्राइमरी बेसिस वगैरह को कवर करते हैं। इसमें जो मेजर प्रोविजंस हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन।
all of you are very much aware from the Security and Exchange Commission. Security and Exchange Commission क्या है, पाकिस्तान में भी है, जिसे हम Security and Exchange Commission पाकिस्तान कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जितनी भी सिक्योरिटीज वगैरह ट्रेड करती हैं, that must be listed on the stock exchange। फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर न्यू सिक्योरिटीज। देखिए, जब आपकी नई सिक्योरिटीज है वो मार्केट में आती हैं तो देयर मस्ट बी सम रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स। वो कैसे रजिस्टर्ड होंगी, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए, एक या तो ये कि उनको कोई एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ेगी जिसको SEC देखेगा, फिर वो ये देखेगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन उनको रिव्यू करेगा कि इसमें इनके क्या, सारा रिव्यू के बाद वो उसको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा। लेटर ऑन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंपनीज एंड इनसाइडर्स, कि जो जैसे हमने बात की थी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन समटाइम्स ये कहता है कि एक जनरल कंपनी है, उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक को कैसे होगी, जिसे प्रोस्पेक्टस कहा जाता है, जिसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिकली डिस्क्लोज की जाती है, क्योंकि ये एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो हमारे एक्ट में है कि कंपनीज की इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को आपने किस हद तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो उसमें ये भी होता है। और जैसे बैंक्स या कंपनीज की बात करें तो उनकी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह भी होती हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है कि इधर यू हैव टू मेक अ डिसीजन इन दिस कंपनी और नॉट, तो आप क्या करेंगे, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स में आप डिफरेंट बैलेंस शीट्स, आपकी इनकम स्टेटमेंट्स, उसमें आप रेशियो एनालिसिस वगैरह करते हो, दैट डिपिक्ट्स यू द कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस, कि कंपनीज के एसेट्स कितने, लायबिलिटीज कितनी है और क्या ये कंपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं। देन प्रोहिबिशन ऑफ मार्केट मैनिपुलेशंस, और फिर ये कि कुछ ऐसे रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं कि जो आपको प्रोहिबिट करते हैं इन ऑर्डर टू डू मार्केट मैनिपुलेशंस। ठीक है, सिक्योरिटीज फर्म्स में जो बेसिक एक्ट्स थे 1933 और 1934 में, वो क्या करते थे कि उसमें सबसे पहले ये कि आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बना। लेटर ऑन क्या हुआ कि उसमें कुछ न्यू सिक्योरिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स रखी गई। उन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स के बाद जो पब्लिकली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हैं वो बनाएगी। एंड देन लेटर ऑन प्रोहिबिशन ऑफ मार्केट मैनिपुलेशंस। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सिक्योरिटीज फर्म एंड द कमर्शियल बैंक्स। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब ग्लास-स्टीगल एक्ट आया 1933 में, उसका मेन काम क्या था, क्योंकि उस टाइम जो है बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो फेल हो गए थे, बैंकिंग पैनिक चल रहा था। बैंकिंग पैनिक क्या होता है, बैंकिंग पैनिक ये होता है कि देखिए, आपके जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपने विड्रॉ कराना चाहते हैं और बैंक आर नॉट इन द पोजीशन टू गिव बैक द विड्रॉल्स, कि बैंक्स आप इस पोजीशन में नहीं होता कि वो डिपॉजिटर्स को उनके डिपॉजिट रिटर्न कर सके। तो दैट लीड्स टू द बैंकिंग पैनिक्स, या आपके बोरोअर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू डिपॉजिटर्स। तब एक डिप्रेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। अगर हम पूरी दुनिया में बैंक्स जो है वो बैंकिंग फेलियर्स हो रहे थे। यूएस में जो बहुत ज्यादा, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैंकिंग नेटवर्क था, वहां पे भी कुछ बैंकिंग पैनिक आया। तो तब एक ग्लास-स्टीगल एक्ट हुआ। ग्लास-स्टीगल एक्ट क्या था, ग्लास-स्टीगल एक्ट जो है बेसिकली मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि ग्लास-स्टीगल एक्ट प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम अंडरराइटिंग द सिक्योरिटीज। ग्लास-स्टीगल एक्ट ने कमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के दरमियान एक सेपरेशन क्रिएट की। उन्होंने ये कहा कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर अथॉराइज्ड टू डू द अंडरराइटिंग, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अंडरराइटिंग नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ कि ग्लास-स्टीगल एक्ट ने ये कहा कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और कमर्शियल बैंक्स वो अपने फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट वे में परफॉर्म करेंगे। ग्लास-स्टीगल एक्ट रिमूव सम ऑफ दीज बैरियर्स। वो कौन कौन से बैरियर्स थे? कमर्शियल बैंक्स आर स्लोली गेनिंग रेगुलेटरी परमिशन टू एंगेज इन द फुल रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स। कि कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेटरी परमिशन मिल गई कि दे आर गिवन द परमिशन टू एंगेज इन द फुल रेंज ऑफ सर्विसेज एज ऑफर्ड बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स।
तो इससे ये पता चला कि सिक्योरिटीज फर्म और कमर्शियल बैंक्स में एक रिलेशनशिप ये है कि वो दोनों सेपरेटली काम करेंगे, लेकिन लेटर ऑन ग्लास-स्टीगल एक्ट में ये कहा गया कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनको परमिशन दिया जा रही है, उनको अथॉराइज्ड किया जा रहा है कि दे हैव टू एंगेज इन द फुल रेंज ऑफ सर्विसेज एज ऑफर्ड बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स। अब हम बात करेंगे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्राइवेटली ओन्ड है। जिस तरह हम बात करते हैं कॉर्पोरेशंस की, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ा होगा बीइंग MBA स्टूडेंट्स कि आपने जब कंपनीज की टाइप पढ़ी तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको कंपनीज एक्ट ऑर्डिनेंस 1984 के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स, उसमें कुछ डिफरेंट जो है वो प्रिंसिपल्स हैं जिसमें आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या है कि ऑल्टरनेटिव टू इन्वेस्टिंग वाया पब्लिक सिक्योरिटीज इज प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, कि आप पब्लिक सिक्योरिटीज के बजाय प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि लिमिटेड पार्टनरशिप रेजेस फंड्स टू इन्वेस्ट इन न्यू कंपनीज, कि आप पार्टनरशिप बना लेते हैं। पार्टनरशिप का आप सबको आइडिया होगा, आपने अगेन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ा होगा कि जब एक पार्टनरशिप जो है 2 से लेके इसमें डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, 2 से 32 मेंबर्स जो हैं वो पार्टनरशिप में होते हैं। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया गया है कि उसमें लिमिटेड मेंबर्स कितने होंगे। तो वो क्या करते हैं, जब पार्टनरशिप क्यों बनाई गई, देखिए पहले जो है सोल प्रोप्राइटरशिप था। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि एक सिंगल मैन बिजनेस होता था, उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को जब फुलफिल नहीं कर रहा था, जब उसका बिजनेस एक्सपैंड करना शुरू हुआ, डाइवर्सिफाइड हुआ, तो देन उसको लगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत है और मैं उस कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। तो उसने क्या किया कि उसने किसी और पर्सन से कांटेक्ट किया कि आओ और हम मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। तो इधर भी यही है कि पार्टनरशिप जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फंड्स की एग्जांपल है, वो पार्टनरशिप रेजेस फंड्स टू इन्वेस्ट इन न्यू कंपनीज टू बाय आउट एग्जिस्टिंग डिविजन्स। उसमें जो आपकी बहुत ज्यादा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में अगर हम 2 एग्जांपल्स हैं, एक वेंचर कैपिटल की और एक आपकी कैपिटल बाय आउट्स की। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स गॉट अ बूस्ट इन 1978 व्हेन पेंशन फंड्स वर permitted to invest in private equity investments। ठीक है, हमने देखा था कि पेंशन फंड्स क्या होता है। पेंशन फंड्स में पेंशन फंड्स को नॉर्मली गवर्नमेंट भी दे रही होती हैं और प्राइवेटली भी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको पेंशन प्रोवाइड करती हैं। उसमें क्या होता है, पेंशन फंड्स में बेसिकली जो एम्प्लॉय की जो करंट इनकम होती है उसको लेके एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करता है इन सम इन्वेस्टमेंट प्लान्स। 1978 में पेंशन फंड्स को परमिशन मिली कि वो भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में जा सकते हैं। तो इस तरह फिर बहुत सारी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जो है बूस्ट अप हुई, लेकिन जो उसकी 2 मेन एग्जांपल्स हैं वो वेंचर कैपिटल है और कैपिटल बाय आउट्स है। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये है कि आपकी इसमें गवर्नमेंट वगैरह नहीं है, आप प्राइवेटली जो है मिलके लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे वेंचर कैपिटल की। वेंचर कैपिटल बेसिकली क्या होता है, देखिए वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं इसका कंसेप्ट स्टार्ट तब हुआ कि देखिए आपके पास मैं आपको कहती हूँ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर की, आप सब ने पढ़ा होगा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरल फाइनेंस वगैरह भी पढ़ाई जाती है। एंटरप्रेन्योरल फाइनेंस भी एक इमर्जिंग फील्ड है। एंटरप्रेन्योर ये होता है कि देखिए आप जो हैं आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया है आपके पास, लेकिन उसका बेसिक पर्पस प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास फंड्स नहीं है। तो वेंचर कैपिटल जो है ये उन लोगों को कैपिटल प्रोवाइड करता है। देखिए अगर आपके पास आइडिया तो है, आप क्या करते हैं, आप कमर्शियल बैंक्स में जाते हैं और लोन की, लेकिन कमर्शियल बैंक्स आपको लोन नहीं देंगे बिकॉज यू डोंट हैव अ कैश फ्लोज टू गिव बैक द लोन्स।
फिर अगर आप आईपीओज में जाएं तो आईपीओज में अगेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स के थ्रू भी आप नहीं कर सकते फंड रेजिंग, क्योंकि आपकी कंपनी वेल रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, अभी एक नई चीज मार्केट में आई है। तो इस तरह बहुत सारे मतलब क्रिएटिव आइडियाज थे जिसपे लोग चाहते थे कि हम अपने ऐसा क्रिएटिव आइडिया को यूज करें। अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत पहले आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के चैप्टर में फाइनेंशियल सिस्टम्स को शायद हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको क्या कहा था कि देखिए आपके पास एक ऐसा आइडिया है क्रिएटिव कि आप एक ऐसा रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, वो रिपोर्ट के फंक्शंस क्या होंगे, वो रिपोर्ट ये करेगा कि तमाम काम कर लेगा, मतलब उससे बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करें अपनी इकोनॉमी को। बट मेन प्रॉब्लम क्या, आपके पास फंड्स नहीं है। इन सेकंड में आप देखिए वॉल्टर जो है, वॉल्टर एक बंदा था जिसके पास उसके रिटायरमेंट के बाद पैसे तो थे लेकिन उसके पास कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं था। वहां पे आपने ट्रांसफर ऑफ फंड्स कर लिए। देखिए वो हो सकता है वहां पे कोई पर्सनल आपका रिलेशन हो या वो आपको जानते हो, लेकिन जो फर्म्स बिल्कुल नई आती हैं, जो बिल्कुल एंटरप्रेन्योर नए आते हैं, वहां पे नॉर्मली उनको लोन वगैरह नहीं मिलता। तो वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं वो उनको लोन प्रोवाइड करती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो वेंचर कैपिटल का स्टार्ट हुआ वो अमेरिका में हुआ इन द पीरियड ऑफ 1870, जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ग्रो की, लोग बहुत ज्यादा इंटरप्रेन्योर्स थे, इंटरप्रेन्योरल ग्रोथ हुई। तो तब अमेरिका में वेंचर कैपिटल्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अगर हम वर्ल्ड लीडिंग वेंचर कैपिटल फर्म्स की बात करें तो एप्पल, ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर कि एप्पल एक क्रिएटिव प्रोडक्ट लाया मार्केट में, लेकिन वो बिल्कुल एक इंटरप्रेन्योरल था, वो बिल्कुल एक नया डिसीजन था। इसी तरह आप देखें फोटोग्राफी की बात करें तो आपने देखेंगे बहुत सारे स्टूडियोज वगैरह हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल कैमरा होता है और वो फिर अपनी, लेकिन उनके पास स्किल्स होती हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटल फर्म्स का अब मैं आपके साथ कंसेप्ट शेयर करती हूँ। वेंचर कैपिटल इज अ फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइडेड टू अर्ली स्टेज, कि देखिए बिल्कुल आपका इनिशियल स्टेज है, इसलिए हम इसको प्री मार्केट कहते हैं। मतलब कोई मार्केट नहीं होती, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ बिजनेस होता है। हाई पोटेंशियल, आपके पास बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज हैं। हाई रिस्क, रिस्क भी बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको नहीं पता कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। Growth startup companies. Venture capital is a financial capital provided to early stage, high potential, high risk growth startup companies. Venture capital fund makes money by owning equity in the companies it invests in, which usually have a novel technology or business model in high technology industries सच एज बायोटेक्नोलॉजी, आईटी एंड सॉफ्टवेयर। देखिए वेंचर कैपिटल का कंसेप्ट वैसे तो बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये बायोटेक्नोलॉजी, आईटी और सॉफ्टवेयर के साथ है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत रैपिड ग्रोथ हुई तो तब भी वेंचर कैपिटल का कंसेप्ट जो है ओरिजिनेट हुआ। इसका मतलब ये कि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बूस्टेड द कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल्स। The typical venture capital investment occurs after the seed funding round as the first round of institutional capital to fund growth, also referred to Series A round, in the interest of generating a return through an eventual realization event such as an IPO or trade sale of company. इसमें क्या है कि देखिए टिपिकल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या थी, दैट अकर्स ऑफ द सीड फंडिंग राउंड। इसमें जैसे आप आईपीओ की बात करते हैं कि वो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, लेकिन देखिए आईपीओ में अगेन मैंने आपको ये चीज डिस्कस की कि वेंचर कैपिटल में आप आईपीओ में भी नहीं जा सकते। सम रिसर्चर्स कहते हैं कि जा सकते हैं, लेकिन सम रिसर्चर्स कहते हैं कि नहीं जा सकते। वेंचर कैपिटल इज अ सबसेट ऑफ प्राइवेट इक्विटी, कि ये प्राइवेट इक्विटी का मतलब उसके अंदर आता है, प्राइवेटली इक्विटी है, क्योंकि जब आप नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, आप जैसे एप्पल है, आपको नहीं माइक्रोसॉफ्ट है, आप प्राइवेटली आपका एक आइडिया होता है जिसको आप लेके चलते हो। Therefore, all venture capital is private equity, but not all private equity is venture capital. जितने भी venture capitals हैं वो private equity हैं, लेकिन हर private equity venture capital नहीं हो सकता। क्या है कि वेंचर कैपिटल इज
attractive for many companies with limited operating history that are too small to raise capital in the public markets and have not reached the point where they are able to secure a bank loan or complete a debt offering. मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो वेंचर कैपिटल में जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको बैंक लोन्स वगैरह दिए जाते हैं क्योंकि वो एक नए आए तो कमर्शियल बैंक उनको लोन नहीं देते, तो देन उनको जरूरत पड़ती है कि वो वेंचर कैपिटल फर्म्स से लोन लें. In exchange for the high risk that venture capitalists assume by investing in smaller and less mature companies, venture capitalists usually get significant control over companies' decision. इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आप बिल्कुल स्टार्ट में होते हो. वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल दिया जाता है कंपनीज डिसीजन में, इन एडिशन टू ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंपनीज ओनरशिप, और उनको कुछ ना कुछ कंपनीज ओनरशिप का पोर्शन भी दिया जाता है. वेंचर कैपिटल की हम बात करें तो देखिए अमेरिका में जब वो स्टार्ट हुआ था इंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ के साथ, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई क्योंकि आप देखिए आप एक नई चीज लेके आ रहे हैं, आपके नए इंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं, तो वो ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द कंट्री तो इम्प्रूव होगी आपकी. वेंचर कैपिटल इज एसोसिएटेड विद जॉब क्रिएशन. देखिए एक इंटरप्रेन्योर है, हमने बात की थी कि आपको याद हो हम पिछले लेक्चर्स में कि जब कॉर्पोरेशंस एक नया प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो प्लांट क्या होगा, दैट प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू नंबर ऑफ पीपल. इसी तरह वेंचर कैपिटल है, उसमें क्या था कि वेंचर कैपिटल जो है जब एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, जॉब क्रिएशन होगी. That accounting for the 2% of the US GDP. यानी GDP किसे कहते हैं? GDP is the abbreviation for the gross domestic product, the knowledge economy, and used as a proxy measure of innovation within economic sector or geography. कि वेंचर कैपिटल्स जो हैं वो एक तो आपकी जॉब क्रिएशन है, आपकी नॉलेज इकोनॉमी है, और आप इसको कह सकते हैं यूज्ड एज अ प्रॉक्सी मेजर फॉर द इनोवेशन, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स आप इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहे होते हो. एप्पल के केस में क्या था, एप्पल भी तो एक वेंचर कैपिटल था, माइक्रोसॉफ्ट भी एक वेंचर कैपिटल था, लेकिन दे हैव क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज. और वेंचर कैपिटल का जो कंसेप्ट है वो भी अगर हम देखें तो विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पास आया. बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग फील्ड थी. अब अगर हम यूएस इकोनॉमी की बात करते हैं जो पहले कभी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी, उसमें जो थी उसमें ये था कि नियरली 2 मिलियन बिजनेसेस जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, यानी दे आर ग्रोइंग टू सपोर्ट द एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ, यानी वो अपने नए आने वाले टैलेंट को सपोर्ट करते हैं. अगर आजकल हम देखें जापान की बात करें तो जापान, चाइना की बात करें तो वो भी तो यही कर रहे हैं, वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योरल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं. दिस इज द रीजन जिसकी वजह से आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. और अगर हम यूएसए की बात करें तो 600 to 800 गेट वेंचर कैपिटल फंडिंग. अकॉर्डिंग टू द नेशनल वेंचर कैपिटल एसोसिएशन 11% ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स कम फ्रॉम वेंचर बैक्ड कंपनीज. देखिए वेंचर कैपिटल एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली 11% जॉब्स जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो है वो वेंचर बैक्ड कंपनीज से आती हैं. And venture-backed revenue accounts for 21% of the US GDP. देखिए ये फिगर्स आपको ये बताते हैं कि वेंचर कैपिटल फंड्स जो हैं that plays a crucial role in creating jobs, in improving the economic growth of the country. अब वेंचर कैपिटल फर्म्स को हम फर्दर अगर देखें तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जो सिस्टमैटिकली आपके न्यू फर्म्स और इंडस्ट्रीज के नेटवर्क को क्रिएट करता है कि ये एक ऐसा प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स हैं जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन जाता है जो आपकी नई फर्म्स और इंडस्ट्रीज को देखता है और उनकी प्रोग्रेस वगैरह को देखता है. This institution help in identifying and combining pieces of companies like finance, technical expertise, know-how of marketing and business models,
देखिए, ये एक वेंचर कैपिटल फर्म्स जो है ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट फर्म्स जो हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सिस्टमैटिकली आपके नेटवर्क्स को देखता है। उसमें क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है आपकी फाइनेंस को, टेक्निकल एक्सपर्टीज को, मार्केटिंग एंड बिजनेस मॉडल्स को रिव्यू करता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि उसको रेगुलेट करता है। वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं उनका बेसिक पर्पस क्या है कि जो आपके न्यू बिगनर्स हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनको आप फंडिंग प्रोवाइड करते हो। क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ना तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक से हेल्प ले सकते हैं, ना वो कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं। तो वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं वो उनको लोन प्रोवाइड करती हैं। Often become very involved with the firm's management and provide expertise, or sometimes they are playing a crucial role in the firm's management and provide expertise regarding the regulation of their business. अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं वो हिस्टोरिकली उसकी क्या डेवलपमेंट थी, तो सबसे पहले तो ये कि वेंचर कैपिटल जो है हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पोटेंशियल तो होता ही होता है लेकिन हाईली रिस्की है। और आपको ये भी पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि नॉर्मली पीपल आर टेंड टू गो फॉर द रिस्क अवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज। ह्यूमन साइकी क्या है, वो चाहते हैं कि रिटर्न तो ज्यादा मिले बट रिस्क ना मिले। इसमें क्या था कि विद अ फ्यू एक्सेप्शंस प्राइवेट इक्विटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was the domain of wealthy individuals and families. The Wallenbergs, Vanderbilts, Whitneys, Rockefellers and Warburgs were notable investors in the private companies in the first half of century. देखिए, हम हिस्ट्री की बात करें तो 20th century में जो कुछ नाम थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे, जो प्राइवेट कंपनीज में बहुत ज्यादा नोटेबल इन्वेस्टर्स थे, उसमें विटनीज है, वॉरबर्ग्स है। फिर क्या हुआ इन 1938 Rockefeller helped finance the creation of both Eastern Airlines and Douglas Aircraft. कि फर्स्ट टाइम जो है आपका रॉकफेलर जो है उसने ईस्टर्न एयरलाइंस एंड डॉगलेस एयरक्राफ्ट बनाया। दैट हैड वास्ट होल्डिंग्स इन द वैरायटी ऑफ कंपनीज। लेटर ऑन क्या हुआ कि आप ये इस तरह एक नया इस तरह से हिस्ट्री में वेंचर कैपिटल जो है, क्योंकि वो सक्सेसफुल बिजनेस रहा, तो वेंचर कैपिटल्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ग्रोथ होती गई, एक नोटेबल ग्रोथ हुई उनको लोगों के माइंड में। क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही लोग इस चीज को इससे डिसएग्री करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टेक्नोलॉजी लोगों ने ये चीज एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक एंटरप्रेन्योर अगर एक नया आइडिया लेके आता है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। अगर हम फंडिंग की बात करें, फंडिंग ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म्स की बात करें, तो वेंचर कैपिटल फंड के लिए क्योंकि आपको पता है वेंचर कैपिटल फर्म्स के लिए जो है लेंडर्स से रिस्क लेना बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर लेंडर्स। इसमें क्या है कि लेंडर्स हैव ए लीगल राइट टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इररिस्पेक्टिव ऑफ द सक्सेस और फेलियर ऑफ बिजनेस। देखिए, इसमें ऐसी टर्म्स कंडीशन सेट होती हैं कि जो आपको लोन दे रहा है दे आर हैव अ लीगल राइट टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन एंड द प्री पेमेंट ऑफ कैपिटल। वेंचर कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन एक्सचेंज फॉर द इक्विटी स्टेक इन द बिजनेस। इसमें क्या है कि एज अ शेयर होल्डर जो वेंचर फर्म्स हैं दे उसकी जो ग्रोथ पे डिपेंड कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। This return is generally earned when the venture capitalist exists by selling its shareholdings when the business is sold to another owner. Venture capitalist firms जो हैं they are very typical, very selective in deciding what to invest in. कि हमें किस में invest करना चाहिए? As a rule of thumb, a fund may invest in one or in 400 opportunities presented to it, looking for the extremely rare. उसके बाद इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, अ पोटेंशियल फॉर द रैपिड ग्रोथ, अ वेल डेवलप्ड बिजनेस मॉडल एंड इम्प्रेसिव मैनेजमेंट टीम। Of these qualities, funds are more interested in ventures with exceptionally high growth potential.
फॉर द टिपिकल पीरियड ऑफ 3 to 7 years। ठीक है, वेंचर कैपिटल फर्म्स की अगर हम फंडिंग की बात करें तो वो इस तरह है कि जिस तरह लोन लेते हैं तो लेंडर हैव अ राइट कि उनको एक तो इंटरेस्ट वापस मिलेगा और दूसरा रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। उसके बाद हमने बात की थी कि वेंचर कैपिटल फर्म्स नॉर्मली क्या करते हैं कि हाईली इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इलिक्विड कह सकते हैं, क्योंकि आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। एंड रिक्वायर द एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम टू हार्वेस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट डिटेल्ड ड्यू डिलिजेंस प्रायर टू इन्वेस्टमेंट। Venture capital is also expected to nurture the companies in which they invest in order to increase the likelihood of reaching an IPO stage when valuations are favorable। देखिए पहले तो वेंचर कैपिटल को प्रूव करना पड़ेगा। अगर देखें पहले तो वो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेंचर कैपिटल फर्म से फंडिंग ले लेगा, लेकिन लेटर ऑन अगर उसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल हो रही और वो IPO की तरफ जाना चाह रहा है तो उसको अपने आप को प्रूव करना होगा ड्यू डिलिजेंस के साथ। उसमें क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट टिपिकली असिस्ट एट 4 स्टेजेस। आइडिया जनरेशन, कि आपका आइडिया क्या मतलब वाकई आगे फर्दर भी काम कर सकेगा कि नहीं, क्योंकि हमने वेंचर कैपिटल फर्म्स की बात की तो हमने कहा एक तो वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं और दूसरा वो एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। तो आइडिया जनरेशन, स्टार्टअप, रैंप अप एंड एग्जिट, कि आइडिया क्या है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, फर्दर उसको कैसे प्रमोट करना है और एग्जिट क्या है। अब इसमें फाइनेंसिंग ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म्स की बात करते हैं कि आपको पता है वेंचर कैपिटल्स के लिए फाइनेंस लेना एक थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू अदर फर्म्स। इसमें क्या है, सबसे पहला कंसेप्ट सीड फंडिंग। सीड फंडिंग किसे कहते हैं, लो लेवल फाइनेंसिंग, कि आपको लो लेवल फाइनेंसिंग नीडेड टू प्रूव अ न्यू आइडिया, कि आपके पास एक नया आइडिया है और आपकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि क्राउड फंडिंग इज इमर्जिंग एज एन ऑप्शन फॉर सीड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में एक मेजर ऑप्शन है। फिर स्टार्टअप है। स्टार्टअप में क्या है, जब आपकी अर्ली नीड्स पे जो आपके ऑपरेशन एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, लाइक जिसमें आपकी मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट आती है। फिर ग्रोथ, जिसको आप सीरीज ए राउंड कहते हो, जब आपकी सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड्स वगैरह आते हैं। सेकेंड राउंड, इसमें क्या है, वर्किंग कैपिटल फॉर अर्ली स्टेज कंपनीज दैट आर सेलिंग प्रोडक्ट बट नॉट येट टर्निंग अ प्रॉफिट। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, आप लोगों को पता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जब किसी भी फर्म्स के पास उसकी एसेट रेशियो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लायबिलिटीज तो कंपनी हैज अ गुड वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या है कि आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए कि आपकी जो फर्म है वो प्रोडक्ट सेल आउट तो करेंगे लेकिन प्रॉफिट नहीं कर रही। प्रॉफिट का इसका मतलब है कि एट ब्रेक इवन कर रही होंगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक्सपेंशन, इसको हम मेज़ानाइन फाइनेंसिंग भी कहते हैं। मेज़ानाइन फाइनेंसिंग क्या है, एक्सपेंशन मनी फॉर अ न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी। एग्जिट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग। इसमें क्या है कि गोइंग पब्लिक प्रोसेस के लिए जो आपको फाइनेंसिंग चाहिए होती है। बिटवीन द फर्स्ट राउंड एंड द फोर्थ राउंड वेंचर बैक्ड कंपनीज में ऑल्सो सीक टू वेंचर डेट। ठीक है, आपने देखा सीड फंडिंग जो बिल्कुल आपके स्टार्ट में, सीड किसे कहते हैं, जिस तरह आप कोई दरख्त लगाते हैं तो पहले सीड लगाते हैं, सीड को हार्वेस्ट करते हैं। फिर क्या है, स्टार्टअप के बिल्कुल स्टार्ट है। फिर आपकी ग्रोथ, देखें जो आपका बिजनेस का होता है, पीक, बूम, डिप्रेशन फेज, बिल्कुल सेम इसी तरह पहले सीडअप की रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें आपकी क्राउड फाइनेंसिंग आती है। फिर आपका स्टार्टअप है जो स्टार्ट में आपके एक्सपेंसेस वगैरह हैं। फिर ग्रोथ के लिए जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फंड्स हैं। फिर सेकेंड राउंड जिसमें आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर एक्सपेंशन है और फिर एग्जिट है। अब वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, इज अ पर्सन हु मेक्स वेंचर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिसका आइडिया होता है जो वेंचर इन्वेस्टमेंट करता है। एंड दीज वेंचर कैपिटलिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग मैनेजरियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज एज वेल एज कैपिटल टू देयर इन्वेस्टमेंट्स। एक तो ये कि वो एक आइडिया लेके आता है, देन वो मैनेजरियल एक्सपर्टीज, टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है और कैपिटल भी। A venture capital fund refers to a pooled investment vehicle in the United States, often called LP or LLC.
वेंचर कैपिटल जो है फंड एक पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है दैट प्राइमरीली इन्वेस्ट द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स इन इंटरप्राइजेस, जो आपकी थर्ड पार्टी की इन्वेस्टमेंट को कैपिटल को इन्वेस्ट करती है और जो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है कि एक ऐसा पर्सन है जो आपका वेंचर इन्वेस्टमेंट लेके आया है, साथ साथ वो मैनेजरियल और टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वेंचर कैपिटल फर्म्स क्या हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में इनको आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल कहते हैं जो इन्वेस्ट करता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ थर्ड पार्टी इन इंटरप्राइजेस दैट आर टू रिस्की। These funds are typically managed by venture capital firms, which often employs individuals with technology backgrounds, scientists, researchers, business training, or deep industry experience. अब अगर हम वेंचर कैपिटलिस्ट को थोड़ा और देखें तो उसमें जो कोर स्किल्स हैं वो ये कहें कि टू आइडेंटिफाई द नोवेल टेक्नोलॉजीज दैट हैव द पोटेंशियल टू जनरेट हाई कमर्शियल रिटर्न्स इन अर्ली स्टेज। देखिए वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो ये देखता है कि वो उसका ये काम है कि वो आइडेंटिफाई करे कि वो कौन से, जैसे आपको पता है हर कंट्री में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आइडेंटिफाई की जाती हैं। लाइक जैसे हम लोग कहते हैं मार्केटर जो है जब वो एडवर्टीजमेंट वगैरह बनाता है या कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है तो वो कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, क्योंकि जो उसके अल्टीमेट यूजर्स हैं वो तो कस्टमर्स हैं ना। वेंचर कैपिटलिस्ट भी इस तरह ही आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके अंदर आपको हाई कमर्शियल रिटर्न्स मिल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि बहुत सारी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो है पूल फॉर्मेट में होती हैं, वेयर सेवरल इन्वेस्टर्स कंबाइन देयर इन्वेस्टमेंट्स इनटू वन लार्ज फंड दैट इन्वेस्ट इन मैनी डिफरेंट स्टार्टअप कंपनीज। कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके, ये उसी तरह है जिस तरह हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, कि स्मॉल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को पूल बनाया जाता है। सेम इन द केस कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट लेके उनको पूल बनाया जाता है। बाय इन्वेस्टिंग इन द पूल फॉर्मेट द इन्वेस्टर्स आर स्प्रेडिंग आउट देयर रिस्क टू मैनी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जब पूल बनाते हो तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। क्योंकि हम बार बार आपने देखा कि हम रिस्क की बात क्यों करते हैं, क्योंकि रिस्क जो है वो लोगों के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो चाहते हैं कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स में जाएं। ऑल्दो ऐसा पॉसिबल नहीं है बट स्टिल जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स में जाएं और या अपने रिस्क को अवर्स करें। तो इसी तरह जब वो वेंचर कैपिटलिस्ट में भी ये होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब मिलके करते हैं तो दैट डाइवर्सिफाइड द रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क क्या होता है कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें आप रिस्की एसेट्स लेते हो, लेकिन वो रिस्की एसेट्स आपका ओवरऑल रिस्क जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि वो स्प्रेड आउट हो जाएगा बिटवीन मैनी इन्वेस्टर्स। अब हम बात करते हैं कि वेंचर कैपिटल्स का स्ट्रक्चर क्या है। वेंचर कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में क्या करते हैं, 2 या 3 लोग मिल जाते हैं और वो कहते हैं हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और पार्टनरशिप में ये होता है कि जो 2 या 3 लोग मिलते हैं उनकी रेशियो होती है कि कितना पैसा वो लेके आ रहे हैं, कितना कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो उनका प्रॉफिट है वो उनमें जब शेयर किया जाता है तो वो एक उसी रेशियो के साथ किया जाता है जितना वो कैपिटल लाते हैं। तो वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं बिल्कुल पार्टनरशिप्स की तरह हैं, स्ट्रक्चर्ड लाइक द पार्टनरशिप्स। इसमें क्या होता है, जनरल पार्टनर्स जो हैं दे एक्ट एज द मैनेजर्स ऑफ द फर्म and will serve as investment advisors to the venture capital funds। ठीक है, अब हम बात करें अगर यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे हम वेंचर कैपिटल्स का स्ट्रक्चर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं दैट इज स्ट्रक्चर्ड एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी। आर यू पीपल आर अवेयर फ्रॉम द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी? आपको पता है लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी किसे कहते हैं? कंपनीज में आपने पढ़ा होगा। लिमिटेड लायबिलिटी ये होती है कि नाम से ये है कि लिमिटेड, कि जहां तक आपकी लिमिट है, जिस तरह पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी है कि अगर कोई लॉस वगैरह होता है तो आप पर्सनल एसेट्स लिए जाएंगे, वहां तक लिमिट है। लेकिन कॉर्पोरेशंस में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लेकिन यूएस में जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं उसका स्ट्रक्चर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से थोड़ा डिफर्ड है। वहां पे ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज हैं।
जिसमें फर्म्स मैनेजर्स को मैनेजिंग मेंबर्स कहते हैं। और अगर हम बात करें कि वेंचर कैपिटल्स जो हैं, इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी तब स्टार्ट हुई जब जब पेंशन फंड्स को भी इस चीज़ की परमिशन मिली कि वो भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें स्टेट एंड प्राइवेट पेंशन फंड्स हैं, यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल एंडोवमेंट्स हैं, फाउंडेशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं एंड पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स कॉल्ड फंड्स ऑफ फंड्स। ठीक है, नॉर्मली कौन से लोग होते हैं? अब वेंचर कैपिटल का स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो ये वही बात है कि हर कंट्री में उसकी जो वहाँ की कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। नॉर्मली वेंचर कैपिटल फर्म्स का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो पार्टनरशिप की तरह है। इनके अंदर बिल्कुल तमाम वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पार्टनरशिप में होती हैं, लेकिन अमेरिका में जो है वहां पे ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज की तरह है। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स जो हैं वो उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट तरह की हैं। कुछ जो हैं वो जिनकी बात करें बिजनेस सिचुएशन, इसमें क्या है, ये भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं दैट टेंड टू इन्वेस्ट इन न्यू आइडियाज। आप न्यू आइडियाज में करते हो और फ्लैजिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, while other prefer investing in established companies that need support to go public or grow। देखिए इसमें यह है कि आप या तो बिल्कुल न्यू आइडियाज लेके आते हो या एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। और कुछ लोग जो है वो सर्टेन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। सम प्रेफर ऑपरेटिंग लोकली while others will operate nationwide or even globally। Venture capitalists expectations often vary. Some may want a quicker public sale of company or expect fast growth. The amount of help a venture capitalist provides can vary from one firm to the next। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हर वेंचर कैपिटलिस्ट का एक नया आइडिया है, क्योंकि वो एक इनोवेटिव आइडिया है, उसके पीछे उसका अपना आइडियाज और अपनी क्रिएटिविटी है। तो वो डिपेंड करता है, कुछ चाहते हैं कि वो बिल्कुल नया आइडिया लेके आए, कुछ चाहते हैं कि हम जिस तरह प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं कि अगर यूनिलीवर क्या है कि एक ही प्रोडक्ट में लाइक टूथपेस्ट में वो एक नई रेंज डिजाइन कर देता है, तो वहां पे भी क्योंकि वो एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, बस उसने एक नया प्रोडक्ट लाइन आपको इंट्रोड्यूस कराई है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ द वेंचर कैपिटल। देखिए आपको पता है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वेंचर कैपिटल्स का जो सबसे मेजर रोल है वो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, जॉब क्रिएशन। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, फिर एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ है। आप देखिए, आप अपनी जो नए आने वाला टैलेंट है उसको ग्रो कर रहे हैं, आप मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि वो न्यू आइडियाज लेके आए। जब वो इनोवेटिव आइडियाज लेके आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज लेके आएंगे, तो उससे ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे कंट्री की ग्रोथ पे पड़ेगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वेंचर कैपिटल में क्या है कि एक तो ये कि आप अपने वेंचर कैपिटलिस्ट कम फ्रॉम ईदर एन ऑपरेशनल और अ फाइनेंस बैकग्राउंड। वेंचर कैपिटलिस्ट विद एन ऑपरेशनल बैकग्राउंड टेंड टू बी फॉर्मर फाउंडर्स और द एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनीज। ठीक है, जो ऑपरेशनल बैकग्राउंड के साथ होते हैं वो फॉर्मर और द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द वेंचर कैपिटल में दो तरह के लोग हैं, एक है ऑपरेटिंग पार्टनर्स, दे टेंड टू बी द फॉर्मर फाउंडर्स और द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनीज, similar to those which the partnership finance or will have served as management consultants। अब वेंचर कैपिटलिस्ट विद द फाइनेंस बैकग्राउंड्स की बात करते हैं। दे टेंड टू हैव इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और अदर कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्सपीरियंस। अगेन वही कि आपका जो अगर आपका ऑपरेशनल साइड पे है तो आप एग्जीक्यूटिव्स में जाएंगे, और अगर फाइनेंस साइड में है तो आप बैंकिंग की तरफ जाएंगे। अगर ओवरऑल हम अपने इन वेंचर कैपिटल्स को देखें तो हम कह सकते हैं कि वेंचर कैपिटल्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करती हूँ वेंचर पार्टनर्स। ठीक है, वेंचर पार्टनर्स क्या हैं कि दे आर एक्सपेक्टेड टू सोर्स पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड टिपिकली आर कंपनसेटेड ओनली फॉर दोज डील विद इन विच दे आर इन्वॉल्व्ड। प्रिंसिपल कौन है? दिस इज अ मिड लेवल इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल पोजीशन, ऑफन कंसिडर्ड एज अ पार्टनर ट्रैक पोजीशन। Principals will have been promoted from a senior associate position
such as investment banking, management consulting, or a market of a particular interest to the strategy of the venture capital firms. एसोसिएट, ये इसमें ये रोल्स के कौन कौन से लोग होते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं। हमने प्रिंसिपल की बात की, पहले हमने वेंचर पार्टनर्स की बात की, प्रिंसिपल की, एसोसिएट की बात करते हैं कि इसमें जूनियर अप्रेंटाइज पोजीशंस आती हैं। After a successful year, an associate may move to the senior associate position and potentially principal and beyond. Associates will often work for the period of 1 to 2 years, such as investment banking or management consulting. Entrepreneur in residence क्या है? Are experts in particular domain and perform due diligence on potential deals. EIRs are engaged by venture capital firms temporarily from the period of 6 to 18 months and are expected to develop and pitch startup ideas to their host firm, although neither party is bound to work with each other. कंपनसेशन, पहले हमने रोल देखा, अब हम कंपनसेशन की बात करते हैं। मैनेजमेंट फीस, ये क्या होती है? एन एनुअल पेमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर्स इन द फंड to funds managers to pay for the private equity firms investment operations, जो एनुअल पेमेंट जो इन्वेस्टर पे करते हैं। और कैरिड इंटरेस्ट, a share of the profit of the fund, typically 20%, paid to the private equity funds management company as a performance incentive. The remaining 80% of the profits are paid to the fund's investor. वेंचर कैपिटल फर्म्स की अगर हम बात करें, डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकली लिमिटेड पार्टनरशिप्स की बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिटेड पार्टनरशिप्स, अगर हम वेंचर बैक्ड कंपनीज देखें तो एप्पल कंप्यूटर, सिस्को सिस्टम, स्टारबक्स और टीसीबीआई है। अब हम बात करते हैं, टेबल ऑन द नेक्स्ट स्लाइड शोज द लेवल ऑफ द वेंचर इन्वॉल्वमेंट इन कंपनीज ओवर द लास्ट 70 ईयर्स। यूएस का ये डाटा है, आप देखें 1992 में जो नंबर ऑफ कंपनीज थी जो इन्वॉल्व थी वेंचर कैपिटल में, उनकी नंबर था 1317 और उनकी इन्वेस्टमेंट थी $3,376.21 मिलियंस। अब हम मिड में जाके देखें 2000 में, तो नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं दैट इंक्रीजेस टू द लेवल ऑफ 6342 with a capital of $104,096 million। और 2009 की बात करें, जो हाईली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जहाँ बहुत ज्यादा हुई, वहां पे जो आपकी वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं वो 2795 हैं विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ $1,700,680.25 मिलियंस। वेंचर कैपिटलिस्ट रिड्यूस एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, कि डिफरेंट पार्टीज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में दे हैव डिफरेंट इंफॉर्मेशन, और एसिमेट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हमने डिफरेंट जगह पे देखा कि किस तरह वो बैंकिंग पैनिक्स में भी गया। इसमें दो तरह की चीजें आई थी, एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड्स। मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपसे ऑलरेडी एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड्स के बारे में बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि किस तरह वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो रिड्यूस करता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को। मैनेजर्स ऑफ स्टार्टअप में हैव ऑब्जेक्टिव्स दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए, जब स्टार्ट में होते हैं तो आपको ज़ाहिर प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। आपका जो बेसिक जो आइडिया होता है वो ये होता है कि आपका जो आइडिया है वो मार्केट में एक मतलब उसको आप चाहते हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा कि आपका जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज्ड हो, कि आप एक क्रिएटिव प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो आप सक्सेसफुल रहें। Venture capitalists can reduce the problem of asymmetric in several ways. Long-term motivation, sit on the board of directors, disperse funds in stages based on required results, invest in several firms diversifying some risk. ठीक है, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो मोटिवेट, बेसिकली यही है कि आप एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो उन लोगों को, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को। सिट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर आप फंड्स उनको डिफरेंट स्टेजेस हमने देखी थी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4।
ठीक। अब अगर हम देखें और जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं ये बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश हुई इन द पीरियड 1946 और सबसे पहले जो इनका स्टार्टअप था वो ऑयल एंड रियल एस्टेट में हुआ। लेटर ऑन जब आपकी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ आई तब बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा चला गया। स्ट्रक्चर हमने देखा कि कुछ का लिमिटेड पार्टनरशिप का था, कुछ का अगर हम यूएस की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज हैं। सोर्स ऑफ द कैपिटल इंक्लूड्स वेल्थी इंडिविजुअल्स, पेंशन फंड्स एंड द कॉर्पोरेशंस। इन्वेस्टर्स मस्ट बी विलिंग टू वेट ईयर बिफोर विदड्रॉइंग मनी। यानी कि एक और चीज के जो आपका यहाँ पे मैं आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शेयर करूंगी वो ये कि वेंचर कैपिटल्स जो हैं दे वर्क लाइक द क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर करते हो और लोग उसमें क्या होता है कि क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड्स में आपने अगर पिछला लेक्चर आपको याद हो तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आप ड्यूरिंग दैट पीरियड आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकते जैसे आप ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स में कर सकते थे। आपको आप एक दफा अगर इन्वेस्टमेंट कर देते यू हैव टू वेट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं कुछ जगहों पे उसका स्ट्रक्चर क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स की तरह है कि आपको अपनी अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि वो विड्रॉ कर ले अपनी इन्वेस्टमेंट तो वो नहीं कर सकेगा। लाइफ ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म्स, इसमें क्या है, फंड रेजिंग, वेंचर्स फ्रॉम सॉलिसिट्स कमिटमेंट्स यूजुअली लेस देन 100 पर डील, इन्वेस्टमेंट फेज, सीड इन्वेस्टिंग, अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग, लेटर स्टेज इन्वेस्टिंग, एग्जिट यूजुअली आईपीओ एज मर्जर। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज में वेंचर प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही। जो 20 ईयर एवरेज रिटर्न है दैट इज द ओवर 16.5%. In the highest average and later stage funding providing the lowest that is 13.9%. Despite some phenomenal years in the 1999, venture capital has had negative returns in the recent years. कि venture capitals के recent years में कुछ negative returns हैं। Private equity buyouts. प्राइवेट इक्विटी का आपको ऑलरेडी पता है कि प्राइवेटली जो होती है इसमें क्या है, वाई गो प्राइवेट, आप प्राइवेट इक्विटी की तरफ क्यों जाते हो। सबसे पहले कि आपको अवॉइड एसईसी रेगुलेशन, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की रेगुलेशन को आप अवॉइड करना चाहते हो, जिसमें आपका सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट भी आता है। सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट अगर आपको याद हो तो आपकी अकाउंटिंग एक्ट है जिसमें आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के लिए डिफाइन किया गया है। सेकेंड, आप इसलिए प्राइवेट इक्विटी बायआउट्स की तरफ जाते हो कि दैट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एबिलिटी टू अवॉइड पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ अर्निंग्स, ऑल्सो हेल्प अट्रैक्ट टॉप टैलेंट नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द लाइफ ऑफ पब्लिक कंपनी। आपको टैक्स एडवांटेजेस मिल जाते हैं और हाई कंपनसेशन फॉर पार्टनर्स। देखिए अगर आप पब्लिक इक्विटी में जाते हो सबसे पहले वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, एसईसी में आप वैसे तो नहीं कर सकते, फिर एसईसी की बहुत सारी रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो दैट, फिर आपको टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। प्राइवेट इक्विटी में ना तो आपकी कोई रेगुलेशन है ना कोई टाइम है, आप इजीली आके इसको स्टार्ट कर सकते हो, इजीली आपको खत्म कर सकते हो। अब लाइफ साइकिल कितना है प्राइवेट इक्विटी बाय आउट्स का। इन्वेस्टर्स प्लेज मनी और एंड इंटेंड टू लीव मनी इन पार्टनरशिप फॉर 5+ years, कि आपको मोर देन 5 years जो हैं वो लाइफ साइकिल में आ जाते हैं। पार्टनर्स जो हैं वो 5 years तक अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और फिर कंपनीज देन सोल्ड टू पब्लिक वाया एन आईपीओ। प्राइवेट कंपनी को आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर देते हो आईपीओ, क्योंकि जब अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को आप ऑफर करते हो तो देन योर प्राइवेट कंपनी इज ट्रांसफर्ड इनटू द पब्लिक कंपनी। implication of the ownership structure, high risk and high returns। आपको ऑलरेडी पता है कि जब रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि रिस्क एंड रिटर्न हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप। एज द मार्केट फॉर अंडर परफॉर्मिंग फर्म्स बिकम मोर कम्पिटिटिव, प्राइवेट इक्विटी buyouts may not perform as well। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंसिंग जब आई, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी जब हम बात करते हैं बैंक्स में बैंकिंग पैनिक्स भी जब आए तो इलेक्ट्रॉनिकली जो नए सिस्टम्स फाइनेंशियल इनोवेशंस हैं दैट लीड्स सम बैंकिंग पैनिक्स। ठीक है, इसी तरह जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंसिंग आई तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं उनका लूज इन फोकस विद इंटरनेट कंपनीज,
क्या हुआ 1990 में बहुत सारी वेंचर कैपिटलिस्ट मनी वाज चेजिंग टू फ्यू गुड डील्स मैनी इन द इंटरनेट इंडस्ट्री, क्वालिटी मैनेजमेंट वाज लैकिंग विद द स्प्रेड फोकस। इसमें एक जो बहुत ज्यादा एग्जांपल है वेब वैन की है, दैट रिसीव्ड $1 बिलियन इन फाइनेंसिंग एंड लेटर डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी इन 2001। देखिए आपका क्या हुआ कि अगेन वेंचर कैपिटलिस्ट जो है उनका क्यों लूज हुआ फोकस विद द पैसेज ऑफ ई फाइनेंसिंग। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये तो था वेंचर कैपिटल का। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि मर्जर एंड एक्विजिशंस की बात की थी, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मर्जर और एक्विजिशंस के कंसेप्ट को आपके साथ शेयर करूं। मर्जर्स और एक्विजिशंस जो हैं आर बोथ एन एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, corporate finance and management dealing with the buying, selling, dividing and combining of different companies and similar entities that can help an enterprise grow rapidly in its sector or location of origin, or a new field or a new location, without creating a subsidiary, other child entity or using a joint venture. क्या होता है कि मर्जर्स और एक्विजिशंस क्या हैं कि एक एस्पेक्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के, कॉर्पोरेट फाइनेंस के, कि आप दो कंपनीज को कंबाइन कर लेते हो। जो मेजर डिफरेंस है मर्जर और एक्विजिशन में वो क्या है कि मर्जर में आप क्या करते हो, मर्जर इज अ लीगल कंसोलिडेशन ऑफ टू कंपनीज इनटू वन एंटिटी। जिस तरह हमने बैंक कंसोलिडेशन की बात की थी, जैसे तो मर्जर क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मर्जर हुआ है, दो कंपनीज जब कंसोलिडेट करती हैं तो अपनी एक एंटिटी बना देती हैं। एक्विजिशन में क्या है कि एक कंपनी दूसरे को टेकअप कर लेती है एज अ न्यू ओनर। अब मर्जर में क्या है कि आपके जो दोनों फर्म्स, क्योंकि मर्ज हो रही होती है तो दोनों का नाम होता है, लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है जो कंपनी टेकअप करती है वो ओनर हो जाती है और वो फिर अपना नाम रख लेती है, मर्जी होती है कि वो चेंज करें या ना करें। ठीक है, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। अब मैं आपके साथ इसको बिफोर एंडिंग द लेक्चर में चाहूंगी कि मैं आपको सारा रिपीट करके थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आपके साथ। आज हमने जो स्टार्ट में पढ़ा वो ये था कि आपकी वेंचर कैपिटल फर्म्स क्या होती हैं। वेंचर कैपिटल फर्म्स का जो आइडिया है बेसिकली प्री मार्केट में आता है। इसमें ये होता है कि एक ऐसा आइडिया जो क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, इंटरप्रेन्योर है, ऐसा कोई इंटरप्रेन्योर है जिसके पास एक आइडिया है बट उसके पास कोई फंड्स नहीं है। अगर वो कमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए जाएगा तो कमर्शियल बैंक उसको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसकी मेन रीजन ये है कि कमर्शियल बैंक्स को कोई सिक्योरिटी चाहिए और वेंचर कैपिटल्स का कोई कैश फ्लोज नहीं होंगी। लेटर ऑन वो फिर अगर आईपीओज में भी नहीं जा सकते, वो इन्वेस्टमेंट बैंक से असिस्ट भी नहीं कर सकते। देन वेंचर कैपिटल फर्म्स का कंसेप्ट आया। सबसे पहले वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं ये 1970 में अमेरिका में स्टार्ट हुआ और उसमें ये था कि आप अपने इंटरप्रेन्योरल ग्रोथ को, आप इनोवेटिव आइडिया को आप हाईली मोटिवेट करते हो न्यू टैलेंट को, अगर वो मार्केट में आना चाहें और एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करें जो इनोवेटिव हो। तो वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं उनको कैपिटल प्रोवाइड करती हैं। वेंचर कैपिटल फर्म्स का अगर हम देखेंगे उसके क्या इम्पैक्ट है। वेंचर कैपिटल जो है हाई जॉब क्रिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर कोई नया प्लांट स्टार्ट होगा तो जॉब क्रिएशन होगी। जॉब क्रिएशन के साथ साथ आपकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएगी। और इसका जो सबसे ज्यादा वेंचर कैपिटल फर्म्स का आइडिया जब स्टार्ट हुआ वो टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्ट हुआ, जब नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आई। कौन सी फर्म्स है? लाइक एप्पल, सिस्को, ये तमाम की तमाम वो हैं जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लेके आई। वेंचर कैपिटल फर्म्स का अगर स्ट्रक्चर देखें इज जस्ट लाइक एज अ पार्टनरशिप। और सम टाइम अगर यूएस की बात करें तो वहां लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड कंपनीज कॉर्पोरेशन की तरह ये लोग काम करते हैं। और सम कंट्रीज में जो आपके वेंचर कैपिटल्स हैं वो क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। फिर हमने देखा वेंचर कैपिटल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि एक तो जॉब्स वगैरह, एक नया आइडिया प्रमोट करते हैं। फिर हमने देखा कि वेंचर कैपिटल किस तरह ओरिजिनेट हुआ, कौन कौन सी वो फर्म्स है जो वेंचर कैपिटल्स हैं। लेकिन हमने ये देखा कि कुछ इयर्स में वेंचर कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंसिंग के बाद उसके अंदर वो ग्रोथ चांसेस नहीं हुए, डिक्लाइन ट्रेंड हमें नजर आया। उसके बाद हमने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात की। बेसिकली हमारा जो इस कोर्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो कोर्स है उसका जो बेसिक पर्सपेक्टिव था वो आप लोगों को ये बताना था कि
आपके फंड नीडिंग की बात की थी। वेंचर कैपिटल डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि फंड ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन वेंचर फर्म्स जो हैं उनको भी तो फंड की जरूरत है ना। उनके फंड रेजिंग के लिए हमने बात की थी 4 स्टेप्स थे। एक जो आपके सीड फंडिंग जिसे कहा जाता है, फर्स्ट स्टेज फंडिंग, सेकंड स्टेज फंडिंग, सीड फंडिंग में बिल्कुल स्टार्ट में, फिर स्टार्टअप के लिए जो जरूरत थी वो था। ठीक है, बेसिकली हमने क्या देखा इस चैप्टर में, हमने ये देखा कि आपकी जो वेंचर कैपिटल्स हैं वो ओरिजिनेट किस तरह हुए और वो प्री मार्केट में कैसे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि 2 एक्ट्स थे 1933 में और 1934 में जो आपकी सिक्योरिटीज फर्म को रेगुलेट करते हैं। और हमने देखा था कि ग्लास-स्टीगल एक्ट जो है कमर्शियल बैंक्स को और सिक्योरिटीज फर्म को सेपरेट करता है। फिर हमने लास्ट में बात की प्राइवेट इक्विटी बायआउट्स की। प्राइवेट इक्विटी बायआउट्स क्या हैं, तो इम्पोर्टेंट, ये वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं ये उस बेसिकली प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में ही आती हैं। और ये आइडिया तब था दैट प्ले इन यंग स्टार्टअप कंपनीज वर प्रेजेंटेड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा इसने ग्रोथ, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इन लास्ट 20 ईयर्स, लेकिन लेटर ऑन क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिकली कुछ इनोवेशंस हुई तब वेंचर कैपिटल की दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस ऑफ वेंचर कैपिटल्स। ठीक है, आज का जो लेक्चर था वो वेंचर कैपिटल्स और आपके प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे और आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और वेंचर कैपिटल्स का पढ़ाने का जो मेरा बेसिक एम आप लोगों के पास था, क्योंकि आप लोग भी देखिए कल को अगर आप आफ्टर डूइंग MBA आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप कोई क्रिएटिव आइडिया लेके आना चाहते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने फंड रेजिंग कैसे करनी है और आप अपने आइडिया को कैसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकते हो। और आप आपको मतलब यहाँ से ये थोड़ी बेसिक्स मिल गई कि वेंचर कैपिटल्स जो हैं मतलब अगर आप कोई आइडिया लेके आना चाहते हो तो इट मीन्स कि आप इसको प्रमोट कर सकते हो। मर्जर और एक्विजिशन का कंसेप्ट का थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि हमने बहुत जगह देखा, क्योंकि इसमें फुल फ्लैज में आपको, क्योंकि आप लोग खुद भी ऑलरेडी भी आपको पता होगा कोई इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा आपको एक नाउ हाउ मिल जाए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।